नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको अनुसूची और संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ाया है। आज से हम स्टार्ट करते हैं संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। तो यदि देखा जाए प्रस्तावना की भूमिका, इसका आमुख, तो यानी प्रस्तावना की जो भूमिका है, इसकी संकल्पना यह युवस्य से प्रेरित है। यानी प्रस्तावना की संकल्पना युवस्य से प्रेरित है। और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, यह ऑस्ट्रेलियस के संविधान से लिया गया है। भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है तथा प्रस्तावना युवस्य से प्रेरित है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की, यह शासन का स्वरूप बताती है। जो प्रस्तावना है संविधान की, यह शासन के स्वरूप को बताती है। संविधान के उद्देश्य क्या है, इसको बताती है। संविधान के अधिनियमित होने की तारीख को भी यह बताती है। यानी प्रस्तावना तीन चीजों को बताती है: शासन का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य क्या है, और संविधान के अधिनियमित होने की तारीख आदि को प्रस्तावना बताती है। और यह बताती है कि संविधान सभा की बैठकें कैसे हुई थी, क्या क्या हैं, इसके बारे में भी यह अवगत कराती है। जैसे संविधान की सभा की बैठक की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बना दिया गया था। जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को 1946 में, दो दिन बाद, तो राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जो 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकृत हो गया। यानी 13 दिसंबर को जब तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। इसके बाद प्रस्तावना हमको चार बातें बताती है कि प्रस्तावना हमको चार बातें बताती है। पहली, शक्ति का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। यानी शक्ति का स्रोत कहाँ है, भारत के लोगों में है। शासन का स्वरूप एवं प्रकृति को भी बताती है कि शासन का स्वरूप, जो प्रकृति कैसी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको यह बताती है। संविधान का लक्ष्य एवं उद्देश्य को भी यह बताती है प्रस्तावना, कि जो लक्ष्य उद्देश्य क्या क्या है। न्याय प्रदान करना, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना। स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समता होनी चाहिए, कि समता जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता की, बंधुता की गरिमा। और चौथा यह बताती है कि अधिनियम की जो तिथि है, अधिनियमन की तिथि आदि की प्रस्तावना बताती है। यानी प्रस्तावना चार चीजों को बताती है। इसके बाद प्रस्तावना हमने जो बताया कि शासन सत्ता का शक्ति स्रोत है, तो वह स्रोत जनता में निहित है। प्रस्तावना कहती है जो शासन सत्ता का शक्ति स्रोत है, तो वह जनता, यानी स्रोत है जनता। सत्ता का शक्ति स्रोत जनता ही है। शासन का स्वरूप में हमने बताया था आपको, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यदि संविधान का उद्देश्य में हमने अधिनियम की तिथि बताया, न्याय, सामाजिक न्याय, समता, समानता, व्यक्ति गरिमा, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, बंधुत्व, इस पे चर्चा किया था। यदि संविधान शासन सत्ता यानी शक्ति का स्रोत के बारे में देखते हैं, तो हमने बताया था कि सर्वोच्च शक्ति जो है भारत की जनता में निहित है।
यह हम भारत के लोग से यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च शक्ति जनता यानी लोक प्रभुता की भावना, यानी यह जो है यह रूस के विचार है, रूस से यह लिया गया है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में हो, यानी लोक प्रभुता होनी चाहिए। यह रूस के संविधान से प्रेरित है। यानी हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता में है, यानी सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में ही निहित है। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। जैसे अंगीकृत में यानी स्वीकार करना, या 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अधिनियमित मतलब 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे उसी दिन। आत्म अर्पित मतलब स्वयं को समर्पित करते हैं इसके प्रति। इसका मतलब यह है कि जो सर्वोच्च शक्ति है भारत की जनता में निहित है, ऐसा स्पष्ट होता है। कुछ आलोचक हैं, कहते हैं कि लॉर्ड विस्काउंट हैं, इन्होंने कहा, और विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने कहा कि संविधान सभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इन्होंने आलोचना दिया लॉर्ड विस्काउंट ने और विंस्टन चर्चिल ने कि भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी संविधान सभा। इसकी आलोचक हैं। इसके बाद एक और आलोचक हैं केसी होयर ने कहा भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम है। केसी होयर ने कहा। तो देखते हैं, तो आइए बताते, जो यदि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें यानी संप्रभु का, यानी हमने आपको बता दें शासन का स्वरूप में 5 है जो शासन का स्वरूप से संबंधित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र व गणराज्य। इसके बारे में हमने बताया। आइए हम एक एक पॉइंट को उठाते हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभु क्या है, किसे कहते हैं। तो यहीं से देखते हैं प्रस्तावना का मुख्य जो कार्य है क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, यानी राज्य यानी देश में वो भाग हो जहां जनसंख्या हो, सरकार हो तथा संप्रभुता जिसमें निहित हो, उसे ही सरकार, उसे ही राज्य कहा जाता है, यानी उसे ही देश कहा जाता है। जिसमें खुद का अपना भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, इसी को ही राज्य कहा जाता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। आंतरिक बाह्य जो हो, भारत का एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार हो तथा किसी अन्य का दबाव ना हो, उसे ही संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि आंतरिक मामलों में भी यह सर्वोच्च निर्णय ले सकता है तथा बाह्य निर्णय में भी किसी अन्य का दबाव इस पर नहीं होगा। संप्रभु का यही मतलब है। आंतरिक निर्णय जैसे सामाजिक हो निर्णय, आर्थिक निर्णय, राजनीतिक निर्णय इसके अंतर्गत आते हैं। समाज के प्रति, अपने आर्थिक प्रति, राजनीति के प्रति क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, इससे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं निर्णय ले सकता है। यह आंतरिक मामला है। बाह्य निर्णय में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करना, किसी के दबाव में नहीं आता कि हम करें चाहे ना करें, मेरी मर्जी। अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन हो, मित्र सत्र तय करना, युद्ध, शांति, कला आदि के बारे में जो बाह्य निर्णय है, इस पर किसी प्रकार का दबाव जिस पर ना हो, यही संप्रभु राष्ट्र है। तो भारत अपना एक संप्रभु राष्ट्र है। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद देखते हैं समाजवाद। भारतवाद में समाजवाद है कि नहीं है, इस पे कुछ मतभेद हैं। मार्क्सवाद ने कहा कि भारत में समाजवाद नहीं है।
साम्यवादी लोगों ने कहा कि भारत में समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, स्वरूप विशिष्ट है। ऐसा माना। भारत में न मार्क्सवाद है, न साम्यवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, स्वरूप विशिष्टवाद है। तो समाजवाद पे देखते हैं समाजवाद क्या है। तो समाजवाद समाज को सर्वोपरि मानते हैं और ये समानता की बात करते हैं। जो समाजवादी लोग हैं समाज को सर्वोपरि मानते हैं, समानता की बात करते हैं, संसाधनों का समाजीकरण करना, गरीब मजदूर का शोषण ना हो तथा वंचित वर्ग का महत्व जहाँ होता है उसी को ही समाजवाद, वही इसका मतलब समाजवाद है। ये समाजवाद का समझ लो एक प्रकार से लक्षण है। साम्यवाद जो है, मार्क्सवाद, ये चीन रूस में है, यानी एक वर्ग सब है और एक वर्ग कुछ नहीं है। यह साम्यवाद का मतलब है। कोई वर्ग है कहते हैं ये सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं है। यह चीन रूस में ज़्यादा चलता साम्यवाद और मार्क्सवाद। जिसे लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, ये चुनाव कानून की योग्यताएं इसमें होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए जैसे अपने भारत में होता है। यानी भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है और यहाँ नहीं है। तो भारत का समाजवाद, इसकी चर्चा करते हैं क्या है भारत का समाजवाद। यदि भारत का समाजवाद पे देखें तो भारत में समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका स्वरूप विशिष्ट है क्योंकि संसाधनों का समाजीकरण करना या निजीकरण करना यह अपने हाथों में है। तो यह ऐसा लगता है कि समाजवाद भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है क्योंकि सभी फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। इसका स्वरूप विशिष्ट है। संसाधनों का समीकरण किया जाता, समाजीकरण किया जाता है, निजीकरण करना, ये सब भारत में ही है। दूसरे किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। इसमें खुद वह अपने निर्णय ले सकता है। दूसरा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि माना गया है। DS नकारा केस में 1982 ईस्वी में कहा गया, समाजवाद को स्पष्ट किया गया कि समाजवाद क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोपरि माना गया है। इसके बाद कहा गया भारत में जो समाजवाद है पालने से लेकर कब्र तक की सुरक्षा प्रदान करता है। आय की असमानता को कम किया जाए, ये भी यह कहता है, एक समाजवाद है। जीवन स्तर की असमानता को भी दूर करें, मजदूरों, शोषितों, वंचितों का कल्याण किया जाए, यानी यह समाजवाद से संबंधित है। संसाधनों का समाजीकरण नहीं करेंगे, असमानता को दूर करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यह समाजवाद है। समाज को अपने तरफ से अच्छा करना, किसी प्रकार से इसमें भेदभाव नहीं करना ही समाजवाद है। यानी भारत में समाजवाद है, ऐसा माना गया है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।